यस सर। हो गया सर। हो गया ना? ऐप में कुछ इश्यूज है फिर, इसका मतलब इश्यूज ऐप में है। ठीक है छोड़ो, मैं इसीलिए वेब से किया। हाँ स्नेह से साउंड আসছে? ओके ओके चलो सर स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ बहुत देर से मुश्किल चल रहा था, अब ठीक हुआ, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर बेसिकली आज मैं जीएसटी का क्लास है, तो जीएसटी में सप्लाई चल रहा था और मैं आज सोचा कि आप लोगों के साथ सप्लाई अंडर जीएसटी में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं। हाँ स्नेह बोल। একটু আগে এসএমএস দেখালো পপআপ এলো উপরে যে সামওয়ান স্টার্টেড রেকর্ডিং। हाँ ठीक है वही तो चाहिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है हो गया है सर, ठीक है ओके सर। तो बेसिकली जो बात मैं कर रहा था कि जीएसटी सप्लाई अंडर जीएसटी में कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को आज कि सप्लाई अंडर जीएसटी क्या है, उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस ये करूंगा कि सप्लाई अंडर जीएसटी में आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है मतलब कुछ प्रैक्टिकल एरिया है सर और कुछ एमसीक्यू भी आप लोगों को मैं घर पे ट्राई करने के लिए बोलूँगा। ठीक है सर, कुछ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूँगा जो घर पे ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, चलो मैं आपको बात करता हूँ सप्लाई अंडर जीएसटी में क्वेश्चंस का। ठीक है क्वेश्चन सही है कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार आप मुझे स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। सर ठीक है तो चलो सर, प्रियक्षी गुड इवनिंग। प्रियक्षी सभी को गुड इवनिंग सर। ओके नाउ सप्लाई में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, मैं आपको बोला ना। और एमसीक्यू भी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू एंड केस सिनेरियोज एमसीक्यू, मतलब नॉर्मल एमसीक्यू भी है और केस सिनेरियोज वाला एमसीक्यू भी है, मैं आप लोगों के लिए रेडी किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है 100 के आसपास होगा मतलब केस लॉज एंड एमसीक्यू मिला के आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, एक एक करके ट्राई कीजिए। तब तक हम लोग एक काम करते हैं सर, तब तक हम लोग ये काम करते हैं कि सप्लाई के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जानना है या फिर क्या मैटर पे डिस्कस करना है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है चलो सर। अच्छा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई में हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ के आए हैं उसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आपसे मैं जरूर करूंगा, एक बात तो सबसे पहले आपसे करना चाहिए कि सर जीएसटी में सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज याद करो सर सारा पॉइंट हो चुका है, ठीक है, बस रिकॉल कर रहे हैं कि अगर जीएसटी लागू होगा कि नहीं होगा, इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है सप्लाई। यस ना? बोलो सर, इतना तो याद आ रहा होगा आप लोग। यस सर। जीएसटी का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है सर? जीएसटी का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि सप्लाई होना जरूरी है। जब तक सप्लाई नहीं तब तक जीएसटी नहीं। तो इस मैटर पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया, एग्जांपल्स भी किया, प्रोविजंस पढ़ा। हम लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन सर हम लोगों को भूलने से नहीं चलेगा। तो वही इसीलिए मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई। जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी लेगा, फिर जीएसटी लेने के पीछे गवर्नमेंट का सिंपल परसेप्शन काम करता है, वो वही है सर, वो वही है। सिंपल परसेप्शन काम करता है कि भाई सप्लाई होना चाहिए।
और हम लोग इस चैप्टर में बस इसी पॉइंट को देखते हुए दिमाग खराब कर लिए कि भाई कब कब सप्लाई होना है और कब कब सप्लाई नहीं होना है, ठीक है। सप्लाई कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे, इसके पीछे हम लोग काफ़ी टाइम दिए सर, है ना। इसके पीछे हम लोगों ने बहुत समय दिया। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था एकदम स्टार्टिंग में, जो शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने जाना। किसके बारे में जाना सर? शेड्यूल के बारे में। तो 3 शेड्यूल था ना सर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, ठीक है। उसमें याद होगा आप लोगों को कि हम लोग शेड्यूल के बारे में पढ़े हैं ना, एकदम फर्स्ट में डेफिनेशंस पढ़ाने के बाद ही। गुड इवनिंग सर, ज्वाइन कर लो। ओके ना, गुड इवनिंग, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में जैसे ही हम लोग डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं ना हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, फिर हम लोग शेड्यूल के बारे में जानते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। ये शेड्यूल हमें बहुत हेल्प करता है सर सप्लाई में, क्योंकि शेड्यूल 1 जो है सर वो हमें ये बताता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है नॉर्मली उसको सप्लाई नहीं माना जाता, बट फिर भी हम लोग कुछ ऐसा केसेस आता है जब लोग विदाउट कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, यू ऑल नो दिस, ठीक है, बदले में कुछ होना चाहिए। तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, पर बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा ट्रांजैक्शंस को तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए सप्लाई के अंदर, बट ये होता है। शेड्यूल 1 में इसके बारे में पढ़े हैं। शेड्यूल 2 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड शेड्यूल 3 अगेन थोड़ा सा घुमा के बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन होता है विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांजैक्शंस तो होगा बट इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो और सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, तो लास्ट वीक हम लोगों ने सेक्शन 8 के बारे में बात किए थे, है ना, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बीच में डिफरेंस देख लिए थे। और अभी मैं आपको और सेक्शन 7 में भी हम लोग काफी डिटेल्स में सप्लाई क्या हो सकता है इसके बारे में बात किया। तो सर मैं अभी क्या करूंगा, आपको सारा पॉइंट को एक बार फटाफट गो थ्रू करूंगा, 20-25 मिनट लूंगा और सारा सप्लाई का पॉइंट को गो थ्रू कराता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और कंसंट्रेशन रखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर का। सो द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। फर्स्ट थिंग, the scope of supply under GST can be understood in terms of the following parameters. क्या पैरामीटर्स हैं? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किस चीज का सप्लाई होना चाहिए जीएसटी में आने के लिए? सर नाम में ही तो छुपा हुआ है काम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सप्लाई किसका होगा? गुड्स का एंड सर्विसेज का। सो गुड्स शुड बी, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किस चीज का सप्लाई होगा? गुड्स का और सर्विसेज का। सर सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। बट इसका एक्सेप्शन आप लोग देखे हो सर, शेड्यूल 1 में एक्सेप्शन बात करते हैं सर। शेड्यूल 1 में हम लोग एक्सेप्शन में बात करते हैं कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है फिर भी हम उसे सप्लाई मानते हैं। ये सब भूलना नहीं है सर। समझ में आ रहा है? हेलो सर, समझ में आ रहा है? इतना मुझे बताओ सर एक बार। हेलो, ये बात समझ में आया? सप्लाई should be made for a consideration, but schedule 1 बताता है कि exceptions without consideration होगा फिर भी सप्लाई ट्रीट करेंगे। याद आ रहा है? अरे बोलो तो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Supply should be made, okay sir. Supply should be made in the course of furtherance of business. Another important point. Supply should be made in the course of furtherance of business. सर सप्लाई बिजनेस के पर्पस में होना चाहिए। फर्दरेंस मतलब इसके बाद जो सर्विस या गुड्स सप्लाई हो रहा है उसका फर्दर बिजनेस होगा, ठीक है। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो सप्लाई ट्रेड नहीं होगा। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मस्ट बी देयर। इफ देयर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करते, ठीक है। बट इसका भी एक्सेप्शनल्स आता है, हम लोग वो भी देखा। लेकिन ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि सप्लाई होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर, सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स और सर्विस का। सेकंड पैरामीटर, सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। एंड थर्ड पैरामीटर, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये 3 चीज फुलफिल होता है तो उसको एकदम आंख कान बंद करके सप्लाई माना जाता है। While these parameters describe the concept of supply, under certain circumstances, transactions have been deemed as supply even when the supply is made without consideration। हम लोग बहुत सारा एग्जांपल पढ़ के आए हैं सर, है ना, कि इतना सारा एग्जांपल्स किए हैं कि आप लोग शायद मतलब क्या बताएं सर, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। सो
भूलना नहीं चाहिए। तो विदाउट कंसिडरेशन भी होता है और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होता है, उसको भी हम लोग डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 आर डीम्ड टू बी सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। तो याद रखिएगा, शेड्यूल 1 एक्सेप्शनल पॉइंट में बात कर रहा है कि नॉर्मल डायरेक्ट बात ये है सर कि कंसिडरेशन में होगा तो सप्लाई, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो सप्लाई, बट शेड्यूल 1 एक्सेप्शंस में बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने देख के आया जहां पर आपने ये देखा कि शेड्यूल 1 ये बता रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है फिर भी सप्लाई। फर्दर और एक बात, मैं आज बेसिकली समरी कर रहा हूँ आपको, आज मैं बेसिकली समरी कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि सर भूल गए तो क्या करना है, इससे पहले का जो भी क्लासेस है एक बार रिवाइज करना है। सर बात समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को लग रहा है कि सर भूल गए सारा पॉइंट तो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, 4-5 लेक्चर्स है सप्लाई के अंदर। ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स इस सप्लाई में मैंने बात किया। आप लोग एक बार प्लीज स्टार्टिंग से लेके 4-5 लेक्चर सप्लाई का देख लीजिए, तो क्या होगा, सप्लाई का क्लैरिटी आ जाएगा। जो भी अगर भूल चुके हो तो, अगर रिवाइज नहीं किए तो एक बार रिवाइज कर लो ना। ठीक है, रिवाइज कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो शेड्यूल 1 एक्सेप्शंस में बात तो कर लिया। फर्दर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई सर्विस बाहर से, ठीक है, उसको भी बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस स्टेटेड एज सप्लाई। सर ये देखो फिर से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी है ना तो भी उसको सप्लाई माना जाता है। मतलब अगर कोई बाहर है, इंडिया के बाहर आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे कोई सर्विस, बट बिजनेस के लिए नहीं, अपने पर्सनल पर्पस में एंड यूज कर रहे हो, बट फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है बिकॉज वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पार्ट है। ये सबके ऊपर बात हुआ है। ठीक है, अच्छा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करा देते हैं। Besides some specified transactions, activities are neither treated as supply of goods nor as supply of service. Furthermore, certain activities have been categorized as supply of goods or as supply of service. तो ये भी दो चीजें हैं ना, कुछ ऐसे भी चीजें हैं हम लोगों ने देखा कि जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज ना तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता, ये भी एक एरिया है। और एक एरिया ऐसा भी है जो एकदम डायरेक्टली सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आता है। इस रिगार्डिंग काफी सारे एग्जांपल्स है सर, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। आप चाहो तो प्लीज एक बार देख लो, ऐसे मुझे पता है आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये देखो, ये नॉन सप्लाईज लिस्टेड इन शेड्यूल 3। ठीक है, सप्लाई ये क्या है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, लंबा लाइन है सर, चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कौन सा पॉइंट बता रहा हूं मैं, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस तो है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस है व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक लिस्ट है। और एक लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेड्यूल 3 है, मतलब ये नॉन सप्लाईज का लिस्ट है। और एक लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A रीड विद शेड्यूल 2। ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, इसका भी लंबा लिस्ट है। ठीक है, मतलब एकदम डायरेक्ट पॉइंट है सर कि जिसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये सोच लो, अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम द रेस्टोरेंट यूज्ड टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। अगर आप 2017 1 जुलाई डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन से जीएसटी स्टार्ट हुआ था। इस डेट से पहले अगर आप लोगों ने रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए गए हैं ना, तो आप लोग ना जीएसटी नहीं, आप लोग सर्विस टैक्स एंड वैट दोनों देखे आए। याद है किसी को? आप लोग छोटे थे, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी अगर याद है, ज्यादा पुराना बात नहीं है, 4-5 साल। अगर किसी ने थोड़ा सा गौर किया है, थोड़ा बहुत अगर मतलब ये सब एक्टिविटीज को नजर करता है तो जरूर देखेगा। 5 इयर्स बैक आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो आप सर्विस टैक्स एंड वैट देके आते थे, जीएसटी नहीं देते थे। या फिर डोमिनोज, पिज्जा हट, यहाँ पर तो जाना मतलब नॉर्मल है आजकल यूथ के लिए। क्या सर याद आ रहा है कि नहीं? प्लीज टेल मी। पुराने जमाने में क्या होता था 2017 1 जुलाई से पहले? बैड सर्विस टैक्स। एनीवन, किसी को भी रिमेम्बर है? अरे बोलो तो सही। क्या मेरा आवाज आ रहा है? ओके सर, ठीक है सर। तो दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर, तो उसमें क्या होता था,
क्योंकि आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो खाना गुड्स भी है और साथ में रेस्टोरेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है। So sale of goods and provision of service were involved and therefore taxable even under both statutes, that is respective VAT law भी लगता था और सर्विस टैक्स लॉ भी लगता था, ठीक है, दोनों सिस्टम लगता था। बट अंडर जीएसटी क्या हो गया, द सप्लाई बाय ए रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई इज डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और सब्सिक्वेंटली का बात नहीं है। सिंस फूड एंड सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड, है ना, सिर्फ खाना थोड़ी ना होता है रेस्टोरेंट में, खाने के साथ साथ सर्विसेज भी होते हैं, तो ये एक बंडल्ड सर्विस है। फर्दर एंट्री 6B ऑफ शेड्यूल 2 specifically provides that such composite supply shall be treated as supply of service, hence the entire value of invoice shall be treated as value of service and leviable to GST accordingly, ठीक है। तो ये composite supply में ही अगर supply of service के अंदर आता है, रेस्टोरेंट सर्विस बोला जाता है इसमें, फूड विद फैसिलिटीज, फूड विद फैसिलिटीज। तो ये क्या हो गया, सिंपल एक गुड्स एंड सर्विस का, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो गया। तो ऐसा डिफरेंट एग्जांपल्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो सर लंबा लिस्ट है, प्लीज एक बार देखो, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग करके दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे ये देखो सर ट्रांसफर हुआ है, মানে ভ্যাটের সময় বলছেন ওই সার্ভিস ট্যাক্সও লাগতো আবার ভ্যাটও লাগতো, আর জিএসটি তে সেটা শুধু জিএসটি কম্পোজিট সাপ্লাই চলে যাচ্ছে, এটাই তো। यस यस यस, दैट इज द डिफरेंस। मतलब बेसिकली यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, वेरी गुड नवनीत, मेन पॉइंट इज दैट एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। या तो हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, সার্ভিস ধরা হচ্ছে, हां बोलो, এটাকে সার্ভিস ধরা হচ্ছে, ফুড রেন্ট সার্ভিস। हां जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस को इस पे गुड्स भी है सर्विस भी है ना। तो वैट के टाइम पे क्या होता था, उस पे अलग से गुड्स के लिए वैट लॉ लगता था और सर्विस के लिए सर्विस लॉ लगता था, है ना। बट इसमें अभी क्या हो जा रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस को सर्विस माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, হ্যাঁ 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 স্যার। तो ऐसा और भी एग्जांपल्स हैं, आप चाहो तो देखो, जैसे ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर। शिवाजी कोई है जो कपड़ा का डील करते हैं सर, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, ये गुड्स है, सिंपल डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अच्छा गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट गुड्स पे आपका राइट ट्रांसफर हो रहा है, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा पर गुड्स आपका है, मतलब गुड्स आप यूज कर सकते हो, आपका नहीं है, यूज कर सकते हो, राइट ट्रांसफर हो रहा है। क्या होगा सर बोलो, आपको गुड्स का ओनरशिप नहीं मिलेगा, टाइटल नहीं मिलेगा, टाइटल का मतलब क्या होता है, तो सर्विस हो जाएगा। जीनियस इक्विपमेंट, हाँ बोलो सर, हायर परचेज, जैसे कि गाड़ी आप शोरूम से लेते हो, ठीक है, गाड़ी का राइट आता है, अगर ये ईएमआई परचेज करते हो तो लोन पे चलता है तो, है ना। अगर लोन पे कार है तो कार का राइट आता है, ओनरशिप आता है क्या? नो सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आता है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता, है ना। ये देखिए सर, कार लोन, ठीक है, जैसे मानो अगर आप ये कार लेना चाहते हैं, ठीक है, ईएमआई देके आप ये कार लेना चाहते हैं, कौन सा कार है, महिंद्रा थर, ठीक है, थर का क्या प्राइस है, 15-16 लाख का दाम है इसका, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको लोन करवाना चाहते हो तो आप लोन करो, तो अगर आप इसको लोन पे लेना चाहते हो तो लोन पे लेने के बाद जब तक आप इसका लोन का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो तब तक ये गाड़ी का टाइटल आप पे ट्रांसफर नहीं होगा। इवन अगर आप मानो घर लेते हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो लोन पे, तो लोन पे आपको राइट आता है, आप उसको यूज कर सकते हो, उसका राइट आपका है, बट वो उसका ओनरशिप आपका नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सर बात, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक सर्विस हो जाएगा, ये भी एक सर्विस हो जाएगा, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट, ये भी है, अगर कोई किसी को रेंट पे कुछ देता है, जैसे हम लोग घर पे कभी कोई अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान समझते हो ना सर, अरे घर पे फेस्टिवल्स होता है ना, फेस्टिवल्स क्या होते हैं उसको, अलग अलग टाइप ऑफ सेरेमोनियल फंक्शंस होता है ना, तो उसमें हम लोग बाहर से जनरेटर वगैरह किराए पे लेके आते हैं कि नहीं आते, जनरेटर है ना लेके आते हैं।
तो जनरेटर जितना दिन के लिए आप यूज करते हो उस पे आपका राइट तो है, बिकॉज आप उसका रेंट भरते हो, है ना, आप उसका भाड़ा देते हो तब, क्योंकि आपने रेंट दिया, तो आपके पास राइट आता है बट उसका ओनरशिप नहीं आता। तो राइट ट्रांसफर जो होता है ना उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये सब छोटा छोटा डिफरेंसेस है, थोड़ा कॉमन सेंस का जरूरत है बट, और कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का जरूरत है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। मतलब ये क्या बता रहा है सर? Any transfer of title in goods under an agreement which stipulate मतलब आपको एक लीगली बाइंड करता है that property in goods shall pass at a future date, अभी नहीं पास करेगा, बाद में होगा, upon payment of full कंसिडरेशन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका टोटल दाम होता है 50,000 का, अभी तक आपने पेमेंट किया होगा कितना बोलो, मानो आपने 25 पेमेंट किया, अभी भी 25,000 आपका बाकी है। ठीक है, तो 50,000 में अगर आपका 25,000 बाकी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब तक आप पूरा पेमेंट करोगे तभी आपको वो पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसफर होगा, इंस्टॉलमेंट ही आपने अभी तक भरा है। सो ध्रुव कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर। ठीक है, जैसे गाड़ी का मैं आपको बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मानो लैपटॉप है, ठीक है, हायर परचेज में, तो जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा तब तक नहीं। अच्छा, ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई टॉयज और रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, टॉय सेल कर रहा है रिटेलर को सेल और रिटर्न बेसिस पे। मतलब सेल तो होगा, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न बेसिस मतलब जैसे आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह क्या करता है, सेल करता है आपको बट रिटर्न बेसिस पे ना, अगर पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है, कुछ ऑनलाइन कंपनीज किया है ना, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हम लोग, और ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना, तो इट्स लाइक दैट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अच्छा, कार के केस में कार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा? कार का एग्जांपल बेस्ट सूट किस पे करता है, गुड्स पे भी सर्विस पे, बताओ? সার্ভিস हाँ नहीं सर, ये गुड्स पे রেন্ট आएगा। রেন্ট দিচ্ছি। गुड। आप लैपटॉप परचेज करते हो या फिर किसी भी तरह का एसेट्स आप ऐसे लेके आओगे ना, ये गुड्स पे ज्यादा सूट करेगा सर, नो डाउट, ज्यादा अच्छा सूट करेगा गुड्स पे। आप देखो तो एक बार प्रोविजंस क्या कहता है आपका, एक से प्रोविजंस पढ़ो, अभी तो पढ़ा। ध्रुव कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, तो गुड्स हायर परचेज में दे रहे हो, तो गाड़ी को यहाँ पर एक गुड्स सोचो, ठीक है, जैसे यहाँ पर महिंद्रा आपको गाड़ी दे रहा है, कोई जिस शोरूम से आप ले रहे हो गाड़ी दे रहा है आपको, गाड़ी उसके लिए गुड्स है, तो गुड्स अगर आप हायर परचेज पे लोगे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ज्यादा सूट करेगा, सर्विस पे, ठीक है, ऐसा कुछ छोटा छोटा फर्क है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर। आगे देखिए सर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इन लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, जमीन ऑक्यूपाई करने के लिए, लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड, लीज पे क्या लैंड आपके पास परमानेंटली आ जाता है? जब आप कोई जमीन लीज पे लेते हो, क्या जमीन आपका परमानेंटली है क्या, मतलब आपका ओनरशिप आ जाता है पूरा, या राइट आता है? लीज पे, टेनेंसी पे, ईजमेंट लाइसेंस पे, हाँ सर, 99 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। भाई मेरा जमीन के लिए इतना पैसा आप दो और जमीन यूज करो इतना दिनों के लिए, चाहे वो 20 साल हो, 10 साल हो, 99 इयर्स हो। Any lease or letting out of building including commercial, industrial, residential complex for business or commerce, fully or partly. A shop let out in a busy market area, दुकान भाड़े पे लगा दिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। इस तरह से आपको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा और भी है, आप प्लीज एक बार गो थ्रू करो सर, ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू करो, अच्छा खासा एग्जांपल्स हैं, एक बार पढ़ोगे तो कुछ तो समझ में अच्छे से आ ही जाएगा। ये बोझे अच्छे तो काफी सारा एग्जांपल्स है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो सर। अच्छा, और एक, ठीक है, और एक एग्जांपल्स में जो दे रहा था नॉन सप्लाईज, ठीक है,
नेगेटिव लिस्ट, ठीक है, इसको भी एक बार जान लो फटाफट, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट पे क्या आता है, ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बात करता है नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। शेड्यूल 3 का पार्ट है नेगेटिव लिस्ट। ये क्या बात करता है, शेड्यूल 3 स्पेसिफाई ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज व्हिच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो उसको गुड सप्लाई मानेंगे, ना ही उसको सर्विस सप्लाई मानेंगे, तो इसको नेगेटिव लिस्ट में लिखा जाता है सर, ठीक है। इट्स अ नेगेटिव लिस्ट, नॉन सप्लाइज अंडर द जीएसटी regime, in other words it's a negative list for the purpose of taxation in GST. It's a very important course concept sir. नेगेटिव लिस्ट बहुत ज्यादा बात होता है नेगेटिव लिस्ट पे, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट शेड्यूल 3 में बात करता है। नॉन सप्लाइज लिस्टेड इन शेड्यूल 3, नॉन सप्लाइज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन। अच्छा, नॉन सप्लाइज का ना समय के साथ चेंजेस भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। एंड नॉन सप्लाइज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट इसके बारे में क्लैरिफिकेशंस भी देता है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि नेगेटिव लिस्ट पे क्या-क्या सप्लाई को लिया जाता है। Activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service. Service by an employee to the employer. एक कर्मचारी मतलब जो जॉब करता है वो अपने एम्प्लॉयर को या कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ये नेगेटिव लिस्ट है। इसमें जीएसटी आता है क्या? क्या कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देने के लिए उसका जीएसटी चार्ज करता है कि सर मैं 10,000 का सैलरी लेके काम करूंगा और साथ में मेरा 18% जीएसटी है? कभी सुना आप लोगों ने ऐसा? नो सर। ऐसा तो नहीं सुना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो फिर एम्प्लॉय का सर्विस जो है वो नेगेटिव लिस्ट सर्विस में आ जाता है। So amounts received by an employee from the employer on a premature termination of contract or employment are treated as amounts paid in relation to service provided by the employee to the employer in the course of employment, ठीक है। जो भी है, अब जब उसको परमानेंटली फायर कर दिया जाता है तो उसको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है ना, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, ठीक है। तो जो भी इसको कंपेंसेशन मिलता है, ये किसी भी चीज में जीएसटी चार्ज नहीं होता, भले ही वो बिजनेस के लिए कर रहा था, बट फिर भी ये एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस पे आता है। सर्विस प्रोवाइड्स बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर who gives wages on daily basis to the worker, or service provided by the worker in the course of employment. Casual worker जिनको सैलरी सिस्टम पे नहीं रखा जाता, वेजेस सिस्टम पे। आपके घर पे काम वाली भाई आता है ना सर, आजकल घर पे काम वाली भाई ये सब आता है ना, तो काम वाली जो घर पे काम करते हैं वो आपके घर पे सर्विस तो दे रहा है, बदले में आप उसको पे भी करते हो, है ना। तो कोई मंथली 1000, कोई मंथली 5000, कोई मंथली 3000, ऐसे दाम पे काम करता है। अब कोई बोलेगा सर मैं मंथली नहीं देता, मैं डेली देता हूँ, डेली का 200, डेली का 100, ठीक है, डेली का 300, है ना। ऐसा अलग अलग मजदूरी होता है ना, मजदूर है, इनको मैंने बेसिकली कैजुअल वर्कर के लिस्ट में रखा जाता है। सो कॉन्सेप्ट इज दैट इनको जो पेमेंट किया जाता है ये भी जीएसटी फ्री है, ठीक है, इसमें भी कोई जीएसटी नहीं आता है, तो इसे भी नेगेटिव लिस्ट पे रखा गया, ठीक है। ना तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाता है और ना ही इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाता है। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से होता है ना, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिम और सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय ए सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी, देखिए होगा आप लोग बैंक वगैरह के सामने, एटीएम के सामने सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं, फॉर ए प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विस टू क्लाइंट और आल्सो सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सब में जीएसटी मतलब उनको जो पेमेंट मिलता है, ठीक है, वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं है। Only service that is provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of the supply. Only services that are provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of the supply. However, service provided outside the ambit of employment or a consideration would qualify as supply. बात को समझे, जो एम्प्लॉयमेंट के बाहर है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के बाहर अगर कोई सर्विस दे रहे कोई, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो, पर सप्लाई सर्विस कुछ दे रहा है, वो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में सर्विस है तो वो जीएसटी के बाहर है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सिस्टम के अंदर है, सॉरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर है तो जीएसटी के बाहर है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सिस्टम के बाहर जाकर अगर कोई सर्विस है तो वो जीएसटी के सप्लाई के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा।
कोई डाउट हो तो पूछो सर। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, are not services provided in the course of employment. Any amount paid by employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered for providing service in the course of employment. Service by any court or tribunal established under any law for the time being in force. Court जो service provide करते हैं, ठीक है? The term court includes district court, high court, supreme court. इसमें भी कोई ये भी service provide करते हैं, but ये भी GST पर्वे में नहीं आता है, negative list का part है. Function performed by the member of parliament, MP, MLA, member of state legislatures, member of panchayats, ठीक है, member of municipalities, ठीक है, corporate जो municipalities का member of other local authorities, जिला परिषद, ठीक है, district board, cantonment board, ऐसा होता है ना। यहाँ पर जो भी services provide हो रहा है ये भी GST के purview के बाहर है, ठीक है। Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitutions, ठीक है। Duties performed by President of India. करंट प्रेसिडेंट कौन है सर भारत देश का, बोलिए। हाँ सर, विच द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? थैंक यू सर। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, ये देश सबका है, ये बात का प्रमाण है ना। जाति भेद ये सब मत करो, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई बोलेगा सर वोट का मैटर है, जिसको जो बोलना है बोले, बट मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वोट के लिए भी अगर ट्राइबल कास्ट को सामने लाना चाहता है, आई एम हैप्पी, है ना। मतलब ट्राइबल्स को भी लगे कि ये देश उनका भी है, आदिवासी को। चलो सर, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हो गया वाइस प्रेसिडेंट का वोट हो गया, रिसेंटली हुआ है, बोलो कौन है? बीपी। वोट हुआ है, रिसेंटली हुआ है। कौन बना वाइस प्रेसिडेंट भारत का? जगदीप धनखड़ सर। वेस्ट बंगाल का कौन थे? वेस्ट बंगाल में गवर्नर थे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वेस्ट बंगाल में गवर्नर थे और अभी वो बन गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नॉलेजेबल पर्सन है, सीरियसली। मैं इनको कभी कभी सुनता हूँ, मुझे इसका नॉलेज बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम किया है, बट हाईली नॉलेजेबल पर्सन है और भारत के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, ये चीज़ मानना पड़ेगा सर। बहुत मेहनत से बना है और गांव में पैदा हुआ है सर, और वहाँ से बना है सर, ठीक है। ये देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही लो प्रोफाइल सो कॉल्ड जो होता है ना, लो प्रोफाइल है, बट मानना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बात आया तो इसलिए बोल दिया, अपडेट भी हो गए होंगे आप लोग जिनको पता नहीं था। आजकल तो ये सब बहुत ही कॉमन बात हो गया, जानना चाहिए। कहाँ चला गया? अच्छा, तो ये हो गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग का जो चेयरमैन होते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑडिटर्स होते हैं उनको बोलते हैं सर। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे कैपेसिटीज के जो पर्सन होते हैं, इनका जो सर्विसेज होता है ये भी negative duties performed by any person as chairperson or a member of director and body established by the central government, state government, local authority who is not deemed as an employee before the commencement of this clause, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये लंबा लिस्ट है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए। नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, ठीक है। ये जो फ्यूनरल में लेके जाते हैं, बोरियल में लेके जाते हैं, क्रेमेटोरियम में लेके जाते हैं, एज पर द हिंदू, एज पर द मुस्लिम, एज पर द क्रिश्चियन, ठीक है। जिसका जो भी कास्ट हो उसके हिसाब से जो भी उनका अंतिम संस्कार होता है ना। अंतिम संस्कार मतलब क्या बोले सर, मतलब जो एकदम अंतिम जो काम होता है, एंड, ठीक है, इंसान का जिंदगी का एंड, इसके जो भी सर्विसेज होता है ना, ये सारा का सारा जीएसटी के बाहर आता है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ द शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग सेल पे जीएसटी नहीं लगता, बट इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, मैं आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है।
आगे बात करूंगा आपसे कि बिल्डिंग सेल पे जीएसटी नहीं लगता, बट क्या बुकिंग के टाइम पे लगता है? हाँ लगता है सर, बट बिल्डिंग पे एक्चुअली गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेता है। जब कोई अपना लैंड सेल करता है, बिल्डिंग सेल करता है, तो गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जीएसटी आता है सर, बुकिंग वगैरह में जीएसटी आता है, ठीक है। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। सो अच्छा, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है, ये सब को छोड़ के बाकी चीज में, मतलब बाकी चीज नेगेटिव लिस्ट में आता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम क्या है आप लोगों को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ डेफिनेशंस के टाइम पे, ठीक है। नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इस तरह का। राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी, क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, क्लेम फॉर फ्यूचर रेंट्स, ठीक है। आपका कोई पैसा बाकी है, इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी को इशू किया गया है, अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स है, ये सब चीजें आते हैं सर, ठीक है। एंड नॉन सप्लाइज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशंस के थ्रू से अगर कुछ आता है वो भी, तो याद रखिएगा थोड़ा सा ये सब पॉइंट। अच्छा, ये इसमें क्या है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लो। नॉन सप्लाइज नोटिफाइड, नॉन सप्लाइज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन के थ्रू से बताया गया है, इसके बारे में बेसिकली लॉ के थ्रू से नहीं बोला गया, ठीक है। इसके बारे में डायरेक्टली नहीं बोला गया, नोटिफिकेशन के थ्रू से बोला गया। बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और नोटिफाई करके बता रहा है कि government is empowered to notify the activities or transaction undertaken by the central government as state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as the activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service till now following activities। कुछ activities यहाँ पर है सर जिसको negative list में notification के through से बताया गया है, जैसे activities in relation to पंचायत, municipality functions, सर्विस बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शन इंटरेस्टेड बाय पंचायत, पंचायत गांव में होता है अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशंस का डिटेल्स पढ़ोगे उनको ये सब दिखेगा, बट हम लोग यहाँ पर जीएसटी के लिए जितना जरूरी है देख ले रहे हैं। ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब पंचायत की तरफ से, म्युनिसिपल की तरफ से जो भी सर्विसेज या एक्टिविटीज होता है, ठीक है, ये सब जीएसटी पर्व्यू के बाहर है। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। पर इसका मतलब ये मत समझो कि इसमें पैसा टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है सर, ठीक है, टैक्स लगता है, स्टेट वैट है इसमें, ठीक है, स्टेट वैट है इसमें, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से अच्छा खासा इनकम करता है, ठीक है, जीएसटी में रेट थोड़ा लो हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और बाय व्हाटएवर नेम इट इज कॉल्ड। द स्पेशल डिस्पेंशन is applicable only to supply of service by way of grant of liquor license by state government as an agreement between the center and states. Hence, this is not applicable, has no precedence value in relation to grant of other license and privileges for a free and other situations where GST is there. तो grant of इस लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर, इसमें स्पेशल फी लेके काम होता है और स्पेशल जीएसटी भी सेल पे लगता है, जीएसटी नहीं स्पेशल वैट लगाता है, बट वो नेगेटिव लिस्ट में है। इट विल बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग बाय ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज लाइसेंसेस, माइनिंग राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्पेक्ट्रम, मतलब जो मोबाइल फोन वगैरह में टावर में होता है, against payment of consideration in the form of fee, royalty etc. are taxable under GST, ठीक है, ये सब जीएसटी में आता है। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द बिजनेस एंटिटीज ऑन सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, जो सर्विस रिसीव करता है उनको देना पड़ता है, जो सर्विस सप्लाई करता है उनको नहीं, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव लिस्ट था, ठीक है। कुछ क्लैरिफिकेशंस भी गवर्नमेंट दिया है, नॉन सप्लाइज क्लैरिफाइड बाय clarifications, clarified by way of clarification, CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्सेस एंड कस्टम्स क्लैरिफाई किया है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, जैसे कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग, ट्रेन में चढ़ते हैं जीएसटी देते हैं क्या? हेलो बताइए सर, हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं जीएसटी देते हैं? अरे बताओ, कभी दिया जीएसटी ट्रेन बिल में? टिकट पे देखा नहीं कभी से। चेक करना, ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, वेसल्स, कंटेनर्स, ठीक है, ये सब जो कन्वेंस चलता है इसमें जीएसटी लागू नहीं होता। एयरक्राफ्ट्स,
कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये सब चीजों के ऊपर जी क्लैरिफिकेशन दिया गया। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट्स इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दिस सेम कन्वीनियंस shall be treated neither as supply of goods or supply of service, therefore not be liable to IGST. However, applicable CGST, SGST or IGST as the case may be shall be liable on repairs and maintenance done for such convenience. अगर आप उसको कोई रिपेयर मेंटेनेंस उस पर्टिकुलर कन्वीनियंस पे कर रहे हो उस पे लग सकता है, बट नॉर्मल जो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर मतलब नॉर्मल जो रिपेयर मेंटेनेंस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, कन्वीनियंस पे वो जीएसटी पर में नहीं है, बट हाँ लग सकता है, जिसमें बाद में बोला है सर्कुलर दिया है कि रिपेयर मेंटेनेंस पे जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी या ये सब लग सकता है, ठीक है, जो बाद में गैरेज वगैरह से एप्लीकेबल। इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स, व्हील्स लाइक क्रेन्स, ये सब रास्ते में देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब में भी जीएसटी नहीं है। तो बाद में लेकिन अब सर्कुलर शैल म्यूटेंटीज अप्लाई टू इंटरेस्टेड मूवमेंट्स ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, ठीक है, in case where movement of such goods is for further supply of the same goods, such interested movement shall be treated neither as supply of goods or supply of service, and consequently no IGST would be applicable on such movement. In this context, it is also reiterated that applicable CGST, IGST, SGST as the case may be is liable on repairs and maintenance done for such goods, ठीक है, इसके लिए भी बाद में गवर्नमेंट ने सर्कुलर लाया। तो बेसिकली मैं बहुत लंबा बोल दिया, बट आपको मैं इतना तो समझा दिया सर कि लंबा नेगेटिव लिस्ट है, और नेगेटिव लिस्ट का 3 अलग अलग पैरामीटर बना कर रखा है। एक जो एज पर लॉ स्टार्टिंग से बोला है, दूसरा मतलब पहले तो शेड्यूल में बोला, दूसरा जो है नॉन सप्लाईज नोटिफाई किया नोटिफिकेशन के थ्रू से, एंड फिर क्लैरिफिकेशन किया क्लैरिफिकेशन के थ्रू से, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव लिस्ट गवर्नमेंट बनाता है। समझ में आ रहा है ना सर इस टर्म में? बोलो, अरे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर आप फिर से थोड़ा सा नजर दो तो आपको फिर से दिखेगा जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि besides some specific transactions, activities are neither treated as supply of goods nor supply of service. Furthermore, certain activities have been categorized as supply of goods or as supply of service. The discussion with respect to supply is broadly categorized into following. तो basically supply का जो overall discussions है उसमें supply किस include किस पे होगा और supply exclude कहाँ पर होगा। Supply with consideration in course of furtherance of business, supply है। Importation of service with consideration whether or not in course of furtherance of business, supply है। Supply without consideration भी supply हो सकता है। Activities to be treated as supply of goods or supply of service वो भी supply है। Activities neither the supply of goods nor the supply of service मतलब अगर वो negative list में है उसको exclude किया जाएगा। Subsection of section 7 along with related schedule has been summarized. ठीक है, अब हम लोग जितना सारा सेक्शंस अभी तक हम लोगों ने देखा है वो सारा का सारा सेक्शंस का चार्ट फ्लो चार्ट के थ्रू से दिया है, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसीडरेशन, और तो फिर सप्लाई के लिए क्या कंसीडरेशन होना चाहिए, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, है ना। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बोला है, ठीक है सर। यही सब चीज एमसीक्यू क्वेश्चंस पे भी इंपॉर्टेंट होता है और केस स्टडीज क्वेश्चंस पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप ब्रॉड क्वेश्चंस भी देखोगे ना वहां पर भी सिमिलर आपको नजर आएगा। सप्लाई शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द एक्सेप्शन टू सेड रूल इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस is deemed as supply even if the same has been imported not in course of furtherance of business. तो नॉर्मली इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या है, सप्लाई है, बट उसमें एक चीज याद रखिएगा, कंसीडरेशन तो होता है बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, इसीलिए एक बार राइट और एक बार क्रॉस किया गया है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी बिजनेस, तो भी सप्लाई, ठीक है। मतलब ये सब हो चुका है, जस्ट एक बार क्या हो रहा है रिकॉल और कुछ नहीं। सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, डीम्ड सप्लाई, सप्लाई अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाता है, और इसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बात करता है, जो शेड्यूल 1 के हिसाब से है। दिस इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज मेड टू ए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन को करो और नॉन टैक्सेबल पर्सन को करो, मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड और जीएसटी नॉन रजिस्टर्ड, इवन इफ द सेम इज विदाउट कंसीडरेशन, दिस स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 1 of CGST Act। लंबा लिस्ट पढ़ के आए हैं पहले। As per Schedule 1, in the following 4 cases, supply is made without consideration will be treated as supply under Section 7। कुछ ऐसा भी है जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन का भी हम लोग सप्लाई मानते हैं, जिसका लिस्ट हम लोग
प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक है, ये आता है, ठीक है। अब बिजनेस एसेट्स है आपका, उसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, आईटीसी अगर अवेल किया है, अगर उसमें आईटीसी अवेल करते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तो उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे परमानेंटली ट्रांसफर करो डिस्पोज करो। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हो, और व्हाट इज आईटीसी, व्हाट इज आईटीसी, आई होप यू ऑल नो सर। मतलब अगर बिजनेस के एसेट्स हैं और उस एसेट्स को अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से उसका क्रेडिट अवेल करते हो तो वो डीम्ड सप्लाई है। बट अगर आप उसमें आईटीसी अवेल नहीं करते तो उसको डीम्ड सप्लाई ना मतलब माना नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन अगर आप उस पर आईटीसी क्लेम कर लेते हो ना तो वो बिजनेस का पार्ट हो जाता है, इसीलिए वो डीम्ड सप्लाई हो जाता है। परमानेंट ट्रांसफर मतलब जब कोई एसेट्स को आप बेसिकली परमानेंटली, बिजनेस एसेट्स है परमानेंटली आप सेल कर रहे हो, कोई मशीनरी पार्ट्स वगैरह है, बट अगर उसको परचेज करने के टाइम पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया ना तो तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, इसमें बहुत बात हुआ है सर, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, है ना, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स में बात हुआ है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी डीम्ड सप्लाई है, ठीक है, याद है ना सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, नॉट सप्लाई। बट एक चीज याद रखिएगा, गिफ्ट अगर 50,000 के नीचे का है तभी डीम्ड सप्लाई में नहीं आता है, 50,000 के नीचे का गिफ्ट होना चाहिए, बट उसे भी नॉट सप्लाई माना जाता है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें डिटेल्स बातचीत होके रखा है, एक बार प्लीज आप लोगों को मैं बताऊंगा एक बार गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट पे भी मैंने बहुत बात किया, फिर से और बताने का जरूरत नहीं है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में भी मैंने बात किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी बात किया। मुझे लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसपे बात हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है अभी सर, कुछ नहीं, अब चलो ना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बात करते हैं। सर रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे एक बार इतना बता दो। आप लोग ये समरी नोट्स भी फॉलो कीजिएगा, आपको एग्जाम टाइम पे ना समरी नोट्स बहुत हेल्प करता है। मतलब हर एक चैप्टर में सप्लाई अंडर जीएसटी में क्या क्या याद करके जाना है, ये समरी नोट्स आपको हेल्प करेगा। ये जो रिकैपिचुलेट बोल के है ना, रिकैप्चुलेट, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे पॉइंट्स को रिमेम्बर करने के लिए। हर चैप्टर में क्या क्या पॉइंट आपको याद करके जाना है। सर समझ में आ रहा है बात? पूरा चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर पढ़ने के बाद समरी नोट्स पढ़ लो, और समरी नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, और एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। देख रहे ना, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने एमसीक्यू यहाँ पर कुछ अरेंज किया, और भी एक कुछ अरेंज कर रहा हूँ सर, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फिर समरी नोट्स बना लेना चाहिए, और फिर आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए डिफरेंट केस लॉस क्वेश्चंस एंड सिनेरियोस क्वेश्चन करना चाहिए, और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरह से पढ़ोगे तो कौन रोकने वाला है। एक क्वेश्चन है, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स दिल्ली एंड हरियाणा। पंजाब के आसपास भी है दिल्ली एंड हरियाणा। Kindly states as to what is the taxable event under GST and leviability of GST, GST, SGST, UTGST and IGST on the same. बात क्वेश्चन समझ में आया सर? मेघराज एंड कंपनी wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring states Delhi and Haryana. मतलब वो पंजाब के अंदर भी करेगा, मतलब इंटर स्टेट है, पंजाब के अंदर करेगा मतलब इंटर स्टेट है ना, स्टेट के अंदर, और पंजाब के बाहर भी जाना चाहता है, दिल्ली हरियाणा में भी सेल करना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा जब स्टेट बदलेगा। Now question is that kindly state as to what is the taxable event under GST and leviability of CGST, SGST, IGST, UTGST on the same. This is the question. अब इसका क्या जवाब होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, है ना, मतलब कैसे इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, वही मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। क्वेश्चन समझ में आया सर? मुझे पहले इतना बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सिंपल ना। अगर टैक्सेबल इवेंट कब होता है, जब गुड्स और सर्विस सप्लाई होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी विल बी लेवाइड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज एंड आईजीएसटी विल बी लेवाइड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कब अप्लाई होगा, और यूटीजीएसटी मतलब अगर यूनियन टेरिटरी है तो जब सेम स्टेट के अंदर रहेगा, ठीक है, सेम स्टेट है या सेम यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी के साथ
सीजीएसटी लगेगा स्टेट के केस में, यूनियन टेरिटरी के केस में सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगेगा। मतलब यूटी और एसडी में कोई भी एक यूज होता है, सीजीएसटी कॉमन है। लेकिन अगर स्टेट बदल जाता है, इफ स्टेट चेंजेस, मतलब पंजाब से हरियाणा दिल्ली में जा रहा है, तो आईजीएसटी विल बी लिवाइड ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज, बस दैट इज द टैक्सेबल इवेंट। और क्या इसमें, और कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखें सर, क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाते हैं लोग, घबराने वाला कोई बात ही नहीं है। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड registered in Delhi has transferred some goods to its branch। देखो सर, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, कुछ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ब्रांच पे। ब्रांच कहाँ है? वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम ब्रांच, ताकि गुड्स ब्रांच से सोल्ड हो सके। द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन। The company believes that the transactions undertaken by it does not qualify as supply as no consideration is involved। ये कंपनी को लग रहा है क्योंकि मैं हम लोगों ने तो कुछ ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं लिया, तो इसको ट्रांजैक्शंस या सप्लाई नहीं मानेंगे। As certain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office qualify as supply। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड अपने ब्रांच को जो सप्लाई किया, क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं, ये सवाल है। बोलो सर, अगर केस समझ में आता है तो ही जवाब दे पाओगे, और पहले से अगर ठीक से पढ़ा है तो ही उसका जवाब आपके मन में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं तो जवाब आधा अधूरा हो जाएगा। बोलो, क्या आधा अधूरा जवाब होगा कि पूरा का पूरा होगा? इसके लिए आपको प्रोविजन समझना होगा ना। एज पर शेड्यूल 1 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अच्छा, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? हेलो सर, है ना, रिलेटेड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं है, तो रिलेटेड और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in the course of furtherance of business is deemed as supply even if made without consideration। हम लोग सिंगापुर का एक केस प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं, आई होप आप लोगों को याद होगा। सिंगापुर से इंडिया में सर्विस दे रहा था, तो इफ there is a relation between related person, मतलब there is a supply of goods or service between related person or distinct person as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business is deemed as supply even if made without consideration। In the given case, since the Damodar Private Limited and its branch located in another state, a distinct person, है ना, distinct हुआ क्योंकि अलग स्टेट में है, supply of goods between them qualify as supply। ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं क्या सर? पहले भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे सवाल का सामना कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। अगर आप लोग पुराना लेक्चर्स या सप्लाई का बाकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किए हैं लास्ट क्लासेस का, तो आपको बहुत हेल्प होगा। बस इतना बोलूँगा, अगर क्लास बाई चांस मिस है एक बार कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, और खुद से भी थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, अरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो सर। Yes। Prithvi Associates is engaged in supply of taxable goods. It inquires its tax advisor के पास जा रहे हैं as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provisions। You are required to enumerate such activities even। पृथ्वी एसोसिएट्स अपने एडवाइजर को पूछ रहे हैं as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration। बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया ना। ऐसा सप्लाई तो होता है, ऐसा सप्लाई तो होता है जिसको हम लोग विदाउट कंसिडरेशन भी होता है तो भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो आपको इसका जवाब थोड़ा क्लैरिटी से देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये प्रोविजन से सवाल कर लिया। ये क्वेश्चन बेसिकली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। Section 7 stipulates that supply should be for consideration and should be in the course of furtherance of business। However, Schedule 1 enumerates that case where an activity is treated as supply even if the same is without consideration। Permanent transfer or disposal of business asset, whether input tax credit has been availed on such assets, है ना। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इसमें अवेल हुआ है, ठीक है, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है।
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, पर फिर भी हम उसको सप्लाई मानते हैं अगर हम उस पर आईटीसी क्लेम करते हैं। बात समझे सर? मेरा कोई बिजनेस एसेट है जिसको मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई मशीन है, कोई प्लांट है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आईटीसी लिया तो उसको सप्लाई माना जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा दामोदर लिमिटेड अपने कोलकाता ब्रांच ऑफिस में दे रहे हैं अलग स्टेट से, उसमें भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई हुआ। However, gifts not exceeding 50,000 rupees in value in financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply for goods or services. अगर गिफ्ट कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है और उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन 50,000 से कम है पूरा साल भर में, तो उसको सप्लाई ट्रीट नहीं होता है। ठीक है, 50 के ऊपर जाएगा तो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, देखो सर सब सारा का सारा जितना जितना केसेस हो सकता है वो सारा केसेस मेंशन हो रहा है। Supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. इसमें हम लोग डेलीगेटेड एजेंट, नॉर्मल एजेंट सब बात की है। By an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. Import of service by a person from related person or from any of its other establishment outside India in the course of furtherance of business, ये भी सप्लाई ट्रीट होता है, भले ही आप बदले में कुछ ना लो। रिलेटेड पर्सन से तो आप कंसिडरेशन पे नहीं करोगे, बट फिर भी उसको सप्लाई ट्रीट किया जाता है, याद है ना? बेटा अपने बाप से ले रहा था बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, ठीक है। तो ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे सप्लाई माना जाता है। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ के आए। ये सिंपल वही बात कि आपको पृथ्वी एसोसिएट्स के ये जो क्वेश्चन था, ये बस सारा प्रोविजंस को बताने का क्वेश्चन था। वो नील ज्योति, बताओ सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? रियाक्षी, शिवम, टेल मी सर, स्नेहाशीष, was it अच्छे? Yes, sir. Yes, sir. है सर। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे वाह, कोलकाता का एग्जांपल है दमदम। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स has sold the following electronics item to Akbar retail store. रेफ्रिजरेटर बेचा 500 लीटर का 18% जीएसटी, स्टेबलाइजर का रेफ्रिजरेटर टैक्सेबल 12%, एलईडी टेलीविजन 12% 12 इंच का मतलब 42 इंच का, स्प्लिट एयर कंडीशनर 2 टन्स का 28% जीएसटी, स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर टैक्सेबल 12%. Damdam Electronics has issued a single invoice indicating price for each of the above items separately in the same. Akbar Retail Store has given a single check for 1 lakh for all these items as a composite discounted price. State the type of supply and the tax rate applicable in this case. Case studies question हो गया सर। ये क्या हो गया? केस सिनेरियो हो गया ना? बोलो। क्या होगा? कॉम्पोजिट में आएगा, मिक्स्ड में आएगा, क्या आएगा? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं आया इतना बताओ। डिफरेंट अलग अलग रेट का प्रोडक्ट है जो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने अकबर को बेचा, है ना? हमारे केस में आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आइटम दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने अकबर को सेल किया, अकबर रिटेल स्टोर को, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है सर? रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी टेलीविजन, स्प्लिट एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर, क्या नेचुरली बंडल्ड है? जरूरी है क्या बेचना सर? मतलब एक ही साथ बेचना होगा ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, ये नेचुरली बंडल्ड सर्विस लग रहा है आप लोगों को? ये सुनो, थोड़ा सेंस लगाइए। नेचुरल बंडल्ड होता तो हम लोग कॉम्पोजिट या मिक्स में उसको समझने का कोशिश करते। तो अगर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर सच सप्लाई इज नॉट ए कॉम्पोजिट सप्लाई. Further, although Akbar Retail Store has paid a composite discounted price for these goods,
Dum-Dum Electronics is not charged a single price for the said supply. Therefore, the said supply is also not a mixed supply. Supply of these goods is therefore supply of individual items which are taxable at the respective rates applicable to them. सबका अलग अलग जो रेट है वही अप्लाई होगा, बिकॉज ना तो ये मिक्स सप्लाई है और ना ही तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स का कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कैसे बात किया था। याद है? एनीवन याद है आप लोगों को? बताओ। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई में काफी डिटेल्स डिस्कशंस हुआ था कि मुझे ऐसे है ना, तो बस उसी की बेसिस में हुआ है। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपका जवाब भी प्रॉपर होगा। आइडेंटिफिकेशंस में गड़बड़ तो आपका जवाब में भी गड़बड़, है ना। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बाद में करना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो करोगे तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो अलग अलग सिनारियोज आपके सामने आएगा, बट मेन बात है कि आपको पहले जानना चाहिए। देखो सर, अगर कभी आप लोग क्रिकेट खेले हो तो समझोगे, जब क्रिकेट खेलने जाता है ना कोई बैट्समैन या बॉलर, पहले उसको ना खेलना आना चाहिए। बैट कैसे पकड़ते हैं, बॉल कैसे करते हैं, पहले ये सीखो। फिर जब आपके सामने बैट्समैन के सामने बॉलर होता है और बॉलर के सामने बैट्समैन होता है, तो वो आपके सामने क्या है, एक दूसरे को सवाल करता है। जैसे बॉलर नॉर्मली बैट्समैन को नेचुरली क्वेश्चन करता है, एक बॉल फेंकता है और बोलता है इसमें क्या कर सकता है करके दिखा, ठीक है, 4 मारेगा, छक्का मारेगा, सिंगल लेगा। तो लेकिन उससे पहले बैट्समैन को बैटिंग तो सीख के आना चाहिए। किसी किसी केस में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को बैटिंग सीखा नहीं हमने और हम लोग बैट करने आ गए, तो क्या होगा, बॉलर क्वेश्चन करेगा बट हम जवाब दे पाएंगे क्या? तो पहले बैटिंग सीखो। इट्स इक्विवेलेंट टू पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बैटिंग सीखना इन द सेंस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन करो। देखना मुश्किल होगा बट प्रैक्टिस के साथ बेहतर बन जाओ। बट कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किए और बैटिंग करने आ गए, क्या हालत हो सकता है ना। तो ये सब छोटा छोटा मैटर का ध्यान रखिएगा। Manikkaran, a registered supplier of Delhi, has supplies 20,000 package at 30 each of Makhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles, and packet of toy balloons. Determine the rate of GST applicable in the given case, assuming the rate of GST to be as under: chocolate 18%, fruit juice bottle 12%, toy balloons 5%. 18% लगेगा, 18% लगेगा सबका आइए सूची का। 18% का जीएसटी लगेगा। हाईएस्ट रेट जिसका है, हाँ सर, कौन सा सेक्शन बताता है ऐसा? एक वाला मिक्स सप्लाई वाला। मिक्स सप्लाई वाला, हाँ। तो आप जब इसका जवाब दोगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? As per section 2 subsection 74, mixed supply means 2 or more individual supplies of goods or service or any combination thereof, made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply, जहाँ पर वो composite नहीं है। अब composite और mix के बीच में क्या फर्क है, इसके लिए previous lecture थोड़ा सुनना पड़ेगा। The supply of package contains chocolate, fruit juice, bottles, and packet of toy balloons is a mixed supply as each of these items can be supplied separately. ये सभी चीज अलग से भी सेल हो सकता है and is not dependent on any other. ऐसा नहीं कि चॉकलेट, फ्रूट जूस और बेलन सब एक साथ सेल करना जरूरी है। Further, as per section 8 subsection B, the mixed supply is treated as supply of that particular supply which attract the highest rate of tax. Thus, in the given case, supply of package is treated as supply of chocolates, and the rate of GST applicable on the package is क्या हो जाएगा? 6 लाख पे 18% आएगा। 6 लाख पे 18%। कैसे? पैकेज कितने का था? 20,000 का पैकेज था और 30 ईच, ठीक है। तो 20,000 का पैकेज, 30 पैकेज था, इक्वल्स टू 6 लाख। अब 6 लाख पे आपका जीएसटी चल लग जाएगा, हाईएस्ट जीएसटी जिसका है, जो मिक्स सप्लाई में होता है, 18%। समझ में आया सर? ठीक है, ये मिक्स सप्लाई का प्रोविजन यूज किया गया और बस उसी के बेसिस में ये क्वेश्चन था।
मिक्स सप्लाई का प्रोविजंस को यूज करके ये क्वेश्चंस हुआ है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है। ऐसा ये जो मैं आपको एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोस भी दूंगा ना, इसमें भी आपको ना डिफरेंट एमसीक्यू भी पता चलेगा और साथ में आपको केस सिनेरियोस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा। अगर आपका नॉलेज क्लियर रहेगा तो आप केस सिनेरियोस में भी कर सकते हो क्वेश्चन और एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, तो प्लीज मस्ट ट्राई एमसीक्यू एंड केस सिनेरियोस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स भी इसके साथ है, इसमें इनकम टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी है, तो दोनों ट्राई करना। ठीक है, मैं पहले जीएसटी की क्लास में जीएसटी बता रहा हूँ और इनकम टैक्स की क्लास में इनकम टैक्स के बारे में फिर से बता दूंगा। अच्छा Savannah and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor. Sorry, Savannah नहीं, क्या नाम है? Sarvanna. हाँ सर, Sarvanna. Sarvanna and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. सर आजकल बिहार में क्या होता है? बिहार में अल्कोहलिक लिकर लीगल है क्या? बैन है ना बिहार में, लेकिन मिलता बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो मतलब पहले जितना नहीं चलता सबसे ज्यादा नहीं। हाँ बोल, क्या बोला? तब जब लीगल था अभी उससे ज्यादा मिलता है। लीगल से भी ज्यादा मिलता है आजकल। हाँ सर, आजकल होम डिलीवरी है, बस ऑर्डर कीजिए घर पे पहुंचा देगा। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट यही चाहता है कि इलीगल पैसा बनाए, लीगल पैसा से गवर्नमेंट का पैसा नहीं भरेगा। ठीक है, जंगल राज बना रहे हैं। Sarvanna and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fee from it. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Sarvanna and Sons qualify as supply. आज ही पढ़े, बोलो। क्या ये सप्लाई में क्वालिफाई करेगा कि नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा? अरे बोलो। तो है नहीं ना सर, वो तो उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं। নেগেটিভ লিস্টে যাবে, অ্যালকোহলিক লিকার তো জিএসটি থেকে এক্সক্লুড করা আছে। एक्सक्लूड करा আছে, नोटिफिकेशन। बोलो बोलो, स्टेट वैट लगे, स्टेट वैट वगैरह लगता है, गवर्नमेंट फी लेता है। तो बेसिकली सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सच लाइसेंस इज, ये बताने का यहाँ पर जरूरत नहीं कि स्टेट वैट लगता है कि नहीं लगता, वो अलग बात है, हमें यहाँ पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। लेकिन यहाँ पर बेसिकली लाइसेंस फी का बात हो रहा है। ठीक है, तो लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट लेता है वो बेसिकली लाइसेंस फी है और इस कारण इसको जीएसटी वर्ग के बाहर भी रखा गया है। Such license is granted against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name it is called. The special dispensation is applicable only to supply of service by way of grant of liquor license by the state government as an agreement between the central and states and is not applicable or has no precedence value in relation to grant of other license and privileges or a fee in other situations where GST is payable. लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज, हर लाइसेंस पे ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा स्पेक्ट्रम में, माइनिंग वगैरह में, वहां पर जीएसटी लगता है, बट लिकर लाइसेंस के केस में ऐसा रूल्स गवर्नमेंट के साथ सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो thus in the given case the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Saravanan and Sons is neither a supply of goods nor a supply of service. So इस तरह से आपको प्रोविजंस के साथ इसको लिखना पड़ेगा सर। समझ में आ रहा है? बोलो सर। इट्स ऑल अबाउट प्रोविजंस, इट्स ऑल अबाउट प्रोविजंस। तो सर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं घर पे करने के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, 11, 10 जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किया अभी आपके साथ, ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिन मैं इसका पूछूंगा आप लोगों से, मुझे डायरेक्ट जवाब चाहिए। और एमसीक्यू को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एमसीक्यू चैप्टर के हिसाब से नहीं है, ओवरऑल है, आप लोग मस्ट ट्राई सर। ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों से एमसीक्यू भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू एज वेल एज केस सिनेरियोस। ठीक है, केस लॉस मतलब आपको एक सिनेरियो उठा के दे देगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन हम लोग बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बस उसी तरह से आप लोग
केस सिनेरियोज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार 7 अगस्त, ये केस सिनेरियो है। एक केस उठा के दे देगा, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ दिस मंथ ऑफ दैट, ठीक है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर जैसे जैसे सारा चैप्टर भी हो जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा और भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सर? बोलो। ज्योति, नील, नवनील, शिवम, स्नेहाशीष, टेल मी, बुझा कैसे? হ্যাঁ স্যার। ओके सर, ओके सर, ठीक है, प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्लास। আচ্ছা বলছি हाँ ইনকাম ট্যাক্সের ওইটা রেডি হলে একটু পাঠিয়ে দেবেন। পাঠিয়ে দেবো নবনীল, আমি একটু কদিন একটু ব্যস্ততার জন্য পেরে উঠছি না, আমি পাঠিয়ে দেবো, আমার মাথায় আছে। ঠিক আছে, রাখলাম স্যার, গুড নাইট। ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय सर, बाय।